तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, चलिए आइए हम आ चुके हैं। लाइव तो नहीं हो पाया, लाइव थोड़ी सी तबीयत डाउन हो गया, लाइव नहीं कर पाए हम। लाइव क्लास चला है आप लोग का 35 मिनट का, और कल का भी लाइव क्लास चला है, तो उसे आप लोग देख कर जाइएगा, ठीक है। और रिकॉर्डेड क्लास में आप लोगों का मैं दे रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन को देख कर ही आप लोगों को जाना है कहाँ पर, एग्जाम देने। बिना देखे नहीं जाना है, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन देख कर जाना है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको इससे मैच करेगा, लड़ेगा बिल्कुल। एक एक क्वेश्चन समझाएंगे आपको, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, क्वेश्चन आपको बता देते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या हम लोग का कि नक्सलवाद क्या है। पहला क्वेश्चन है कि नक्सलवाद क्या है, नक्सलवाद क्या है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है कि नक्सलवाद क्या है। चलिए बताते हैं कि देखिए पश्चिम बंगाल के पर्वतीय जिले जैसे दार्जिलिंग में नक्सलवाड़ी पुलिस थाने के इलाके में 1967 में एक किसान विद्रोह उठ खड़ा हुआ। और इस विद्रोह की अगुवाई मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जो स्थानीय कोडर के लोग रह रहे थे वो कर रहे थे। नक्सलवादी पुलिस थाने में शुरू से ही वहाँ पर आंदोलन भारत के कई राज्यों में फैल गया। और यह आंदोलन नक्सलवादियों के लिए नक्सलवादियों के लिए धनी भूमि स्वामी बलपूर्वक जमीन छीनकर गरीब भूमिहीन लोगों को दे दी, ठीक है ना। और उस धनी भूस्वामियों से बलपूर्वक जमीन को छीनकर, देखिए जो के नक्सलवादी थे ना, उन्होंने क्या किया कि जो धनी लोग थे, जो वहाँ के पूंजी वाले लोग थे, उनसे वो जमीन को छीनकर गरीबों को दे दिया, ठीक है ना, जबरदस्ती। और आंदोलन के समर्थक अपने राजनीतिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हिंसक साधनों के इस्तेमाल करने लगे, ठीक है ना, हिंसक साधनों के इस्तेमाल करने लगे। और ये जो है ना नक्सलवादी को बढ़ावा दिया, इसलिए इसे हम नक्सलवाद कहते हैं, ठीक है ना। नक्सलवाद कहाँ से होता है? पश्चिम बंगाल के पर्वतीय जिलों में, जैसे दार्जिलिंग के नक्सलवादी पुलिस थाने के इलाके से शुरू होता 1967 में, ठीक है ना। इसे किसान विद्रोह के कारण यह उठाया गया था। मुख्य कारण क्या था? गरीबों के ऊपर जो अत्याचार किया रहा था, इसके लिए नक्सलवादी बना हुआ था, ठीक है ना। समझ में आ गया। असम आंदोलन के मुख्य मुद्दे क्या थे? दूसरा क्वेश्चन असम आंदोलन के। देखिए असम आंदोलन के अवैध अप्रवासी बंगाल और अन्य लोगों के दबदबे तथा मतदाता सूची में लाखों अप्रवासियों के नाम से दर्ज कराने के लिए खिलाफ था। आंदोलन की मांग थी कि 1951 के बाढ़ जितने भी लोग असम में आकर बसे, उन्होंने असम से बाहर भेजा गया। और असमी जनता अपनी गरीबी के मुख्य कारण बाहरी लोगों को मानता था। वहाँ के जो संसाधन थे उनका विहोन कर दिया गया, और यह सत्ता वहाँ की जनसंख्या अल्पसंख्यक बनकर रह गई, और वहाँ की जनसंख्या जो है अल्पसंख्यक बन गई, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है? देखिए दूसरा क्वेश्चन की बात किया जाए तो दूसरा क्वेश्चन है कि 1969 में कांग्रेस के विभाजन के क्या कारण थे। देखिए 1969 में कांग्रेस के विभाजन क्यों हो गया? देखिए 1969 में कांग्रेस के विभाजन के पीछे इंदिरा वामाम सिंडिकेट के बीच वर्चस्व की लड़ाई हो गई थी, ठीक है ना। इनके बीच में इंदिरा वामाम और सिंडिकेट के बीच में वर्चस्व की लड़ाई हो गई थी। और सिंडिकेट के कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं के समूह था, ठीक है ना। सिंडिकेट के मतलब प्रभावशाली, कांग्रेस के भीतर में समूह था, उनका प्रभावशाली समूह था, ठीक है ना। सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सिंडिकेट के नेताओं को उम्मीद थी कि इंदिरा गांधी उनकी सलाह पर अमल करेगी, ठीक है ना। सिंडिकेट के नेता चाहते कि इंदिरा गांधी जो है उनकी सलाह को मानेगी, उन पर अमल करके चलेगी। किंतु इंदिरा गांधी ने, सरकार जो थी, पार्टी थी, वह खुद को मुकाम बनाना शुरू किया। वो कहे कि नहीं हम किसी के सलाह पर नहीं चलेंगे, किसी के मत पर नहीं चलेंगे, हमारा खुद से चलेगा, ठीक है ना। धीरे धीरे सिंडिकेट को हाशिए पर ला खड़ा कर दिया गया, और सिंडिकेट के नेता में कामराज एवं निज लिम्पा आदि प्रमुख थे। इन्होंने राष्ट्रपति का पर चुनाव को लेकर दोनों गुटों के बीच में भयंकर मतभेद हो गया, और इस तरह जो है पार्टी टूट गई, अलग अलग हुई, इस तरह विभाजन हो गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो है, क्या क्षेत्रीय आनंदपुर शाही प्रस्ताव के मुख्य प्रस्तावना क्या थे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इसे हम छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 3 नंबर में। सामाजिक न्याय क्या है? अगला क्वेश्चन है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय क्या है? देखिए सामाजिक न्याय के तात्पर्य समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक समानता स्थापित करना है,
ठीक है ना। सामाजिक न्याय क्या है? समाज के बीच में आर्थिक और राजनीतिक समानता स्थापित करना है और उसके तहत समाज में उपेक्षित एवं पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था करना है, ठीक है ना। समाज और आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए मंडल कमीशन ने शिक्षा संस्थाओं की सरकारी नौकरी में 27% का आरक्षण का सिफारिश किया। धर्म जाति के आधार पर लोगों के साथ कोई भेदभाव न हो, सभी के साथ एक बराबर देखा जाए, सभी को सुरक्षित रखा जाए, इसकी मतलब व्यवस्था किया गया, ठीक है ना। 3 नंबर क्वेश्चन में आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। सामाजिक विभाजन, सामाजिक न्याय क्या है? अगला क्वेश्चन है क्षेत्रीय दलों से आप क्या समझते हैं? क्षेत्रीय दलों से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। क्षेत्रीय दल यानी क्षेत्रीय पार्टी का कार्य क्षेत्र बहुत सीमित होता है। क्षेत्रीय पार्टी का कार्य जो है बहुत ही सीमित होता है और उसकी शाखाओं किसकी विशेष प्रांत या राज्य का एक भाग सीमित होती है। जैसे आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम या पंजाब के शिरोमणि अकाली दल, बिहार में बिहार में जनता यूनाइटेड, ठीक है ना। क्षेत्रीय पार्टी की सरकार अपने क्षेत्र के हित में हो सकता है और ऐसी पार्टी पर मतलब हित की अपेक्षा करके अपनी क्षेत्रीय हित के लिए संघर्ष करने की व्यवस्था दिया गया था, ठीक है ना। ये हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? 4 नंबर है कि नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो ये गुटनिरपेक्ष के समय मुख्य चुनौती आर्थिक रूप से और ज़्यादा विकास करने की अपनी जनता को गरीबी से उबारने के लिए ये चलाया गया था। 9 स्वतंत्र देश, 9 कितने? 9, ये याद रखने, 9 स्वतंत्र देश की आज़ादी के लिहाज में भी आर्थिक विकास महत्वपूर्ण था। वैगैर टिकाऊ विकास में कोई भी देश यही सही मायने में आज़ाद नहीं रह सकता था, ठीक है ना। 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ का जो व्यापार विकास इन सब चीज़ों को लाया गया और इसे न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट यानी शीर्षक नाम का रिपोर्ट तैयार की गई और इस रिपोर्ट के माध्यम से विकास का प्रस्ताव रखा गया, विकास किया गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन को समझते हैं, थोड़ा सा जल्दी समझा रहे हैं कि बिल्कुल जल्दी से हो जाए हम लोग का। अगला क्वेश्चन क्या है? क्या गुटनिरपेक्षता एक नकारात्मक नीति है? क्या गुटनिरपेक्षता एक नकारात्मक नीति है? यानी क्वेश्चन है। तो हम कहेंगे गुटनिरपेक्षता नकारात्मक नीति नहीं है। तो देखिए क्या है हम लोग का, क्या गुटनिरपेक्षता एक नकारात्मक नीति है? तो हम कहेंगे कि गुटनिरपेक्षता नकारात्मक नीति नहीं है। गुटनिरपेक्षता एक सकारात्मक नीति है। गुटनिरपेक्षता किसी प्रतिद्वंदी गुट में शामिल न होकर स्वतंत्र रूप से अपना नीति चलाएगी। जैसे भारत अपना एक गुटनिरपेक्ष देश है, किसी के साथ नहीं रहेगा, दोनों ओर से बिल्कुल अपना स्वतंत्र रहेगा, किसी का नियम कानून नहीं चलेगा, अपना एक अलग नियम कानून बनाएगा, ठीक है ना। गुटनिरपेक्ष किसी भी महाशक्ति के साथ बनेगा, किसी भी शक्ति के साथ बनेगा, वो अपना एक नियम कानून बनाएगा, इसे गुटनिरपेक्षता कहते हैं। यानी गुटनिरपेक्ष जो है सकारात्मक नीति है, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन बात किया जाए कि पेरेस्ट्रोइका से आप क्या समझते हैं? पेरेस्ट्रोइका से आप क्या समझते हैं? पेरेस्ट्रोइका से आप क्या समझते हैं? देखिए, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने देश की राजनीति महासचिव इससे बनाए गए थे। देश की राजनीति में आर्थिक सुधार आरंभ किए, जिसे पेरेस्ट्रोइका के नाम से जाना जाते हैं। बड़ा ही इजी क्वेश्चन, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है और एग्जाम में देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आएगा इससे, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप लोग देख के जाइएगा। पेरेस्ट्रोइका क्या था? हम कहेंगे कि सोवियत संघ के जो महासचिव थे, वहाँ के राष्ट्रपति जो थे मिखाइल गोर्बाचेव ने देश के राजनीति और आर्थिक सुधार आरंभ करने के लिए पेरेस्ट्रोइका नाम का शुरुआत किया, जिसे पेरेस्ट्रोइका नाम से जाना जाता है। और इस सुधार कार्यक्रम के लागू होने के साथ सोवियत संघ का विघटन किया गया, सोवियत संघ को बांटा गया, ठीक है ना। आगे समझ में। अगला क्वेश्चन 6 नंबर समझते हैं कि बहुराष्ट्रीय निगम से आप क्या समझते हैं?
बहुराष्ट्रीय मतलब अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को नियमित बहुराष्ट्रीय कंपनी का गठन किया गया कि व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलाने के लिए एक नियमित बहुराष्ट्रीय कंपनी का गठन किया गया और यह निगम वैश्विक स्तर पर पूंजी निवेश कर बाजार पर नियंत्रण करने की कोशिश करती रही और इन कंपनियों का एकमात्र उद्देश्य था क्या, लाभार्जन करना, यानी लाभ को कमाना। अलग अलग देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनी, जैसे कि कोको कोला क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है ना हमनी के देश में, तो ऐसे देशों को लागू करना, ठीक है ना। और कल क्वेश्चन क्या है इसका अगला कि भूमंडलीकरण और उदासीनीकरण के बीच में अंतर स्पष्ट करें। भूमंडलीकरण उदारीकरण, भूमंडलीकरण उदारीकरण, ठीक है ना। भूमंडलीकरण क्या है, देखिए एक उदाहरण के रूप में बात की तो भूमंडलीकरण क्या है। भूमंडलीकरण का बुनियादी की बात है प्रवाह। भूमंडलीकरण प्रवाह कई तरह के हो सकते हैं, जैसे विश्व के एक हिस्से से विचारों को दूसरे हिस्से में पहुंचाना, ये भी प्रवाह होता है कि मैंने भारत के विचार को अमेरिका तक पहुंचाना, अमेरिका के विचार को भारत तक पहुंचाना, ये भी क्या है, प्रवाह है, ये भूमंडलीकरण हो जाएगा, ठीक है ना। और हम लोग बात करें उदारीकरण, तो उदारीकरण का मतलब होता है कि जिसके द्वारा आर्थिक कार्यकलाप पर राज्य के नियंत्रण ढीले कर दिए जाए, ठीक है ना, उन्हें बाजार की शक्तियों के हवाले कर दिया जाए। बाजार में सामान्य में एक प्रक्रिया ऐसा है कि जिसके द्वारा कानून को अधिक उदार और सरल बनाया जाए, मतलब अधिक उदार और सरल आसान बनाया जाए, ठीक है ना, ताकि वस्तु की पूंजी तकनीकी एवं श्रम का निर्बाध का प्रवाह है, जिसे उदारीकरण कहते हैं। दोनों का परिभाषा आप लिखते काम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला पर। देखिए तो क्या हम लोग का अगला क्वेश्चन कश्मीर समस्या पर टिप्पणी। ये क्वेश्चन अभी नहीं पूछेगा, ये मुझे जहाँ तक आशा है तो इसको हमने चर्चा करेंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, गैर कांग्रेसवाद से आप क्या समझते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन, इसे थोड़ा सा देख लेते हैं, गैर कांग्रेसवाद क्या है, ठीक है ना। देखिए कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए विपक्ष एकजुट होकर संघर्ष का आह्वान किया, जिसके समाजवादी नेता कौन से, राम मनोहर लोहिया, किस रणनीति को गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया, ठीक है ना, यानी कि कांग्रेस से अलग हटकर विपक्ष एकजुट, कांग्रेस से अलग, ठीक है ना, हटकर साम्यवादी नेता मतलब क्या किया, मतलब आह्वान किया, एक संघर्ष का आह्वान किया, जिसे गैर कांग्रेसी, मतलब क्या कांग्रेस पार्टी से अलग हटकर कोई पार्टी बनाया जाए, उसके खिलाफ लड़ा जाए तो उसे गैर कांग्रेसी कहेंगे, काम खत्म हो गया, ज़्यादा नहीं इस पर सोचना है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पंचशील पर एक संक्षिप्त पंचशील क्या है, ठीक है ना। आप देखिए मारा था बहुत सारा पंचशील क्या है, पंचशील समझिए। 1954 ईस्वी में भारत और चीन के बीच में मित्रता व्यापार की संधि हुई, ठीक है ना। 1954 ईस्वी में भारत और चीन के बीच में मित्रता व्यापार की संधि हुई, जिससे प्रस्तावना में 5 सूत्र रखे गए। पहला, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता प्रभुत्वता का सम्मान करना और किसी पर भी आक्रमण, दूसरा है क्या, किसी पर आक्रमण न करना, दूसरे के घरेलू मामले में हस्तक्षेप करना और समानता पर परस्पर लाभ तथा शांतिपूर्ण का अस्तित्व करना, यह भारत की विदेश नीति का आधार स्तंभ बना था, ठीक है ना। 1954 में इसका प्रयोग किया गया था, समझ में आ गया ना। पंचशील का ये 5 मिलाकर बनाए गए थे, 5 शर्तों को रखा गया था, इसलिए इसे पंचशील का नाम दे दिया गया। पहला, एक दूसरे से प्रादेशिक अखंडता का प्रभुत्वता का सम्मान करना, किसी भी दूसरा क्या था हम लोग का कि किसी पर भी आक्रमण नहीं करना है, दूसरे के घरेलू मामले में हस्तक्षेप नहीं करना है, दर्ज नहीं करना है, ठीक है ना। समानता एवं परस्पर का लाभ करना है, शांतिपूर्ण या सह अस्तित्व करना है, यह देश के विदेश नीति का आधार स्तंभ बनाया गया, ठीक है ना। हो गया, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर। इसके आधार पर मार्शल योजना क्या थी, मार्शल योजना क्या थी, अगला क्वेश्चन हम लोग का कि मार्शल योजना क्या थी, ठीक है ना। मार्शल योजना क्या है, मार्शल योजना बिल्कुल याद रखिए, बार बार क्वेश्चन बोल रहे हैं, क्वेश्चन नहीं है ना, क्वेश्चन बोल रहे हैं हम। देखिए युद्ध के कारण यूरोप की अर्थव्यवस्था एकदम छिन्न विछिन्न हो गई। जब युद्ध हुआ ना तो यूरोप की जो अर्थव्यवस्था थी वह छिन्न विछिन्न हो गई, एकदम उसका बुरा हाल हो गया। चारों ओर असंतोष, दरिद्रता, गरीबी, कष्ट, इन सब का मतलब क्या कहा जाए तो इन्हें सबका साम्राज्य छाया हुआ था। ऐसी हालत में यूरोप की जो साम्यवादी व्यवस्था थी फैल हो जाने की संभावना अधिक बढ़ी थी। साम्यवादी व्यवस्था खत्म होगी, लग रहा था काम खलास। अब क्या हुआ कि अमेरिका विदेशी सचिव जो जॉर्ज मार्शल ने यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए एक योजना प्रस्तुत किया, जिसे मार्शल योजना का नाम दिया गया, ठीक है ना। यूरोप के विदेश सचिव थे मार्शल, ठीक है ना, मार्शल थे। इन्होंने क्या किया कि यूरोप को पुनर्निर्माण करने के लिए एक मार्शल योजना बनाया, जिसे मार्शल योजना का नाम दिया गया।
ठीक है ना, जिसे मार्शल योजना के नाम दिया गया, ठीक है ना, जिसमें 16 देश को 20 अरब डॉलर सहायता देने का स्वीकार किया। 16 देश मिलकर 20 अरब डॉलर देंगे किसको, यूरोप को, जिससे उनका विकास हो सके। तो इसलिए इसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। मार्शल योजना क्या कहेंगे कि यूरोप की व्यवस्था खराब हो गई थी, यूरोप में दरिद्रता गरीबी आ गई थी, यूरोप की जो समय सर गिरने लगी थी, तब अमेरिका के मार्शल ने क्या किया था कि उनको सही राह दिखाने के लिए, उन्हें फिर से पुनर्निर्माण करने के लिए उन्होंने क्या किया कि 16 देशों के साथ मिलकर 20 अरब के डॉलर उन्हें प्रदान किए, जिससे यूरोप का पुनर्निर्माण हो सके, जिसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। कितना मजेदार क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम लोग, ठीक है। सारे क्वेश्चन आप लोग देखकर जाइएगा, तब जाकर समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कि एक ध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हैं। एक ध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हैं। एक ध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हैं, 9 नंबर, ठीक है ना। एक ध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हैं, एक ध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हैं, अगला क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि जब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था किसी एक महाशक्ति के दबदबे में हो तो ऐसी व्यवस्था को एक ध्रुवीय व्यवस्था कहते हैं। मतलब क्या, जब देखिए अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम एक महाशक्ति या तो अमेरिका के बीच में हो, या तो कहा जाए अमेरिका के बीच में हो, नहीं तो एशिया के बीच में हो, किसी एक महाशक्ति के बीच में हो, ठीक है ना, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उस व्यवस्था को एक ध्रुवीय व्यवस्था कहेंगे। उस व्यवस्था को क्या कहेंगे हम लोग, एक ध्रुवीय व्यवस्था के नाम से जानेंगे। उस व्यवस्था को क्या कहेंगे हम लोग, एक ध्रुवीय व्यवस्था कहेंगे, एक ध्रुवीय व्यवस्था कहेंगे, ठीक है ना, एक ध्रुवीय व्यवस्था के नाम से जानेंगे, ठीक है ना। आगे हम लोग बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन की भूमिका का उल्लेख करें। विश्व व्यापार संगठन क्या है। विश्व व्यापार संगठन वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है। विश्व व्यापार संगठन वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है। इस संगठन की स्थापना 1995 में की गई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई था, 1995 में। अभी आपको बताए थे, इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, पीछे लाइव क्लास में यह हुआ था, ठीक है ना, आज तुरंत कुछ देर समय पहले, तो उसे आप लोग देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, दोनों क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जितने भी इससे संबंधित क्लास है सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन के बारे में बात किया जाए, 10 नंबर, भारत में विपक्षी दल के उदय पर एक टिप्पणी लिखे। ये भी आप लोग लिख लीजिएगा, ये तो आसानी क्वेश्चन है ना। कांग्रेस अभी विपक्षी बताया था, कैसे कैसे विपक्षी हुए, हो जाएगा। हाँ, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। श्वेत क्रांति क्या है, श्वेत क्रांति क्या है, बिल्कुल याद करना है। श्वेत क्रांति क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्वेत क्रांति क्या है, श्वेत क्रांति से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। श्वेत क्रांति से तात्पर्य मतलब क्या, दूध के उत्पादन से है। श्वेत क्रांति क्यों किया गया था, दूध के लिए किया गया था। श्वेत क्रांति दूध के लिए किया गया था। 1970 में ऑपरेशन फॉल्ट के नाम से एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। ऑपरेशन फॉल्ट के अंतर्गत दूध उत्पादकों को उत्पादन और विपणन के एक राष्ट्रव्यापी तंत्र को जोड़ा गया। उस कार्यक्रम में डेयरी के काम को विकास के माध्यम से एक के रूप में देखा गया, अपनाया गया। और मतलब क्या, डेयरी की शुरुआत की गई ताकि ग्रामीण लोगों को रोजगार मिल सके और इससे जो दूध है उसकी अच्छी कीमत मिल सके, ठीक है ना। तो इस क्रांति को श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है, श्वेत क्रांति का नाम दे दिया गया। याद रखना है कि कब हुआ था, तो 1970 में, ठीक है ना। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन में चलते हैं, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन को समझते हैं। दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन क्या है, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है कि आपातकाल खत्म होते ही, क्वेश्चन है कि 1975 के आपातकाल के बाद में राजनीतिक पर एक टिप्पणी लिखे। 1975 का आपातकाल, देखिए हमारे भारत में ना 1975 में आपातकाल लागू हुआ था, ठीक है ना। तो 1975 के जब आपातकाल खत्म हुआ तो हमारे भारत की राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, ठीक है ना। भारत की राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, भारत की राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, ठीक है ना, इसके बारे में आपको टिकना है। देखिए आपातकाल जब खत्म हुआ ना, तो लोकसभा के चुनाव की घोषणा किया गया कि लोकसभा का चुनाव होगा। अब विपक्ष ने लोकतंत्र बचाओ के नारा लगाए, ठीक है ना, साथ में चुनाव किया। 1977 के में मार्च में चुनाव हुआ, 1977 में मार्च में चुनाव हुए। सभी नेताओं ने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल से रिहा कराया, जो राजनीतिक कार्यकर्ता थे उन्हें जेल से रिहा करा दिया। आपातकाल लागू होने के पहले बड़ी विपक्षी पार्टियों, ठीक है ना, पार्टियां एक दूसरे के नज़दीक आ रही थी। चुनाव के एन, ठीक है ना, चुनाव के एन पहले दिन पार्टियों के एकजुट होकर जनता पार्टी का नाम से नया दल बनाया गया। क्या बनाया गया, नया जनता पार्टी बनाया गया। जितने भी विपक्षी पार्टी थी सबने मिलकर एक जनता दल पार्टी का नाम किया, गठन किया। और नई पार्टी में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व था। आप लोगों ने पढ़ा होगा, बिल्कुल हिंदी में यह कविता इनके बारे में बहुत विस्तार में था कि जयप्रकाश नारायण की क्या भूमिका थी, जयप्रकाश नारायण की क्या भूमिका थी।
ठीक है। तो कांग्रेस के कुछ नेता जो आपातकालीन के खिलाफ थे उस पार्टी में शामिल हो गए। कांग्रेस के नेता कुछ थे जो आपातकालीन के खिलाफ थे, वो क्या हो गए कि उस पार्टी में क्या हो गए, शामिल हो गए। ठीक है, और शामिल होकर उस पार्टी में शामिल हो गया। कांग्रेस के अन्य नेताओं के जैसे जगजीवन राम नेतृत्व ने नई पार्टी बनाई। नए पार्टी के नाम से कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी का नाम दिया गया और ये जनता दल पार्टी में शामिल हो गए। ठीक है ना, नए नए पार्टी के अपना अपना नया पार्टी बना लिए। ठीक है ना, तो इस तरह ये आपातकालीन व्यवस्था था कि क्या क्या हुआ था, ये अब सारी चीज़ हम लिख देंगे कि कैसे पार्टी का गठन हुआ, कैसे क्या हुआ, सारी चीज़ का वर्णन कर देंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में योजना आयोग के संगठन के कार्यों की विवेचना करें। भारत में जब योजना आयोग लगा तो उसके कार्य क्या थे। देखिए, भारत में योजना आयोग एक सांवैधिक निकाय है। योजना आयोग है क्या, तो एक सांवैधानिक निकाय है। योजना की स्थापना मार्च 1950 में किया गया था। कब किया गया था, 1950 में। भारत सरकार ने एक सीधे साधे प्रस्ताव के जरिए किया था ये। ठीक है ना, यह एक सलाहकार की भूमिका को निभाता है। ठीक है ना, सलाहकार से योजना आयोग का काम क्या है, सलाहकार की भूमिका। ठीक है ना, सलाहकार की भूमिका करना, सरकार की भूमिका को निभाता है। कौन से, सलाहकार की जैसा, जैसे सलाह देने वाले, एडवाइस देने वाले लोग होते हैं ना, उसी तरह ये आयोग जो है एडवाइस देता है सरकार को। ठीक है ना, इसके सिफारिश पर देखिए लिखे हम कि इसके सिफारिश में प्रभावकारी हो पाती है और मंत्रिमंडल की मंजूरी के जिस प्रस्ताव के जरिए योजना आयोग की स्थापना की गई थी उसमें काम के दायरे उल्लेख किए गए थे। कि काम क्या है, काम को ध्यान से समझते हैं। पहला काम क्या है कि स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों को आजीविका के प्राप्त साधनों का बराबर हक देना। समुदाय के भौतिक संसाधन जैसे मिलिकियत और नियंत्रण को इस तरफ बढ़ जाएगा कि उसमें सर्व समाज की भलाई हो सके। ठीक है ना, दूसरा कार्य है। चलिए तीसरा कार्य के बारे में बात किया जाए तो अर्थव्यवस्था का संचालन उस तरह नहीं किया जाए जिससे धन अथवा उत्पादन के साधनों में एक जगह से केंद्रित हो जाए। ठीक है ना, मतलब क्या, बराबर सबकी भलाई हो ऐसी व्यवस्था किया जाए। दूसरा क्या है कि संविध या साझी राजनीति के तात्पर्य में ऐसे राजनीति से जिसके चुनाव पहले या अथवा बाद में अनेक दलों के साथ सरकार के साथ में किसी अन्य मामलों पर सहमति बन जाए और सामान्यतः स्वीकृति कार्यक्रम चलाने के अनुसार शासन करे। ठीक है ना, ऐसी व्यवस्था को लाया गया। अब इसके लाभ क्या है, देखिए इसके लाभ समझ लेते हैं। और दोष, लाभ क्या है तो अनेक दल में सत्ता के आने के कार्यक्रम लागू होने का अवसर मिला। इससे क्या होगा, किसी एक पार्टी का प्रभुत्व स्थापित नहीं हो सका, सब पार्टी के बराबर हक मिला। तीसरा हुआ कि जन आकांक्षाओं को पूरे जो जन आकांक्षा था उससे पूरा किया गया। चौथा क्या था, क्षेत्रीय समस्याओं पर मुख्य धारा से जुड़ने का अवसर मिला। ठीक है ना, दोष क्या है भाई, तो दोष यह कि पहला दोष यह हुआ कि शासन में अस्तित्व नहीं था। ठीक है ना, मतलब होता है कि एक सरकार शासन करेगा, यह नहीं था। सामूहिक उत्तरदायी का सूत्र सच्चे अर्थों में लागू नहीं किया गया था। और तीसरा क्या हुआ कि निर्णय लेने में कठिनाई हुआ, विदेशी पूंजी का निवेश का अभाव हुआ। तो ये इसका दोष था। ठीक है ना, ये दोनों बिल्कुल याद कर लेना है आपको, ये दोनों बिल्कुल याद करना है इसके दोष को। ठीक है ना, क्वेश्चन एक बार और पढ़ देते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या था, 1969 के कांग्रेस के 1969 के कांग्रेस के में विभाजन का क्या कारण था, ये क्वेश्चन था आप लोग का। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। बहुराष्ट्रीय निगम से आप क्या समझते हैं, जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है उसी को देखेंगे। एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है क्या कि भारत में कांग्रेस पार्टी के प्रमुख पतन के प्रमुख कारण क्या थे। भाई भारत में कांग्रेस पार्टी का पतन के कारण क्या है, उसे लिखे। देखिए, अंदरूनी कला, सबसे पहले सिंडिकेट के बादाम इंदिरा गांधी की लड़ाई अभी आपको ऊपर समझाए, कांग्रेस को कमजोर बना दिया। सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर ताकतवर कांग्रेस के विभाजन हो गया। ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का समूह था। सिंडिकेट नेताओं ने उम्मीद थी कि इंदिरा गांधी उनकी सलाह पर चलेगी, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपना पार्टी बना लिया। ठीक है ना, पाला करनिया हुआ, मतलब का आपसी विवाद। ठीक है ना, दूसरा क्या हुआ, ग्रैंड अलियंस, कांग्रेस के प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए सभी बड़ी साम्यवादी और गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टियों ने एक चुनाव महागठबंधन बना लिया। जो छोटी छोटी पार्टियां थी ना,
ये सब मिलकर आपस में महागठबंधन बना लिया कांग्रेस के विपक्षी में, हर तरफ से वोट को बटोर कर इकट्ठा कर लिया, ठीक है ना। तो ये दूसरा कारण हुआ था महागठबंधन, ठीक है, किसके खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस टूट गया। तीसरा कारण है कि अलोकतांत्रिक निर्णय। इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू कर दिया 1975 में। कई राजनीतिक नेताओं को जेल में डाल दिया। कई कितने नेता थे जो इसके विरोध कर रहे थे आपातकालीन के, उठाकर, जैसे कोरोना का विरोध नहीं कर रहे थे उसी तरह आपातकालीन के विरोध कर रहे थे, उठाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया। ऐसे पार्टी टूटी गई, ठीक है ना। प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दी, सेंसरशिप लागू कर दिया प्रेस के ऊपर में। जो न्यूज़पेपर लिखने वाले होते हैं ना, उनके ऊपर में सेंसरशिप लागू कर दिया कि आपको जो बोला जाएगा वहीं आप छापिएगा, ठीक है ना। उस जरा क्रोध के कारण तो अभी इस तरह लगा कि अरे तो भारत के ऊपर राज कर रही है, भारत को दबाव में डाल रही है, ठीक है ना। ऐसा हुआ तो ऐसे 1977 में आम चुनाव में सत्ता से हुआ बाहर होना पड़ा, ठीक है ना, बाहर हो गया। ये भी एक बड़ा कारण है। जातिवाद राजनीति का उदय, और इसमें क्या हुआ कि जातिवाद राजनीति बना। जातिवाद राजनीति का मतलब क्या हुआ कि कई राज्यों ने अपने क्षेत्रीय दल में जातिवाद का चुनाव, जैसे अलग अलग जैसे जाति पद के आधार पर कि ये मेरे जाति के हैं तो इनको हम वोट देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, जाति के आधार पर चुनाव करा लिया गया। ये सबसे चौथा प्रमुख कारण था, ठीक है। इस तरह यह कारण को लिख दीजिएगा, बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन तो है, ठीक है ना। ये बिल्कुल समझा दिए थे परेशानी का क्या है। आइए एक और क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। आसियान क्या है? ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है। आसियान क्या है? ये वाला क्वेश्चन जो यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये क्या है? आसियान, ठीक है ना। आसियान, आसियान क्या है? आसियान क्या है, ठीक है ना। आसियान क्या है और आसियान की भूमिका पर प्रकाश डाले। आसियान की भूमिका क्या है, ठीक है ना, उस पर आसियान की भूमिका पर प्रकाश डाले। देखिए, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में 1977 में आसियान नाम का एक संगठन स्थापित किया गया, ठीक है ना। उस क्षेत्र के 5 देश बैंकॉक घोषणा पत्र पर सिग्नेचर किए, स्थापना किए। ये देश इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर और थाईलैंड, ठीक है ना। इन 5 जैसे देशों, ठीक है ना, इन 5 देशों के ने मिलकर आसियान का नाम, आसियान को संगठित किया, आसियान को रखा, ठीक है ना, रख दिया गया, ठीक है। आसियान का मुख्य उद्देश्य मुख्य रूप से आर्थिक विकास को तेज करना और उसके माध्यम से सामाजिक संस्कृति विकास पर हासिल करना था, ठीक है ना। जैसे अनौपचारिक, टकराव और रहित और संयोजनात्मक मेल जोल को नया उदाहरण के पेश के रूप में तय किया गया, जिसके आसियान के मतलब रूप दिया गया, आसियान शैली के रूप में कहा गया, ठीक है ना। ये मतलब इसका कारण था ना विकास करना, सबसे बड़ा विकास को आगे बढ़ाना, ठीक है ना, इसका मुख्य कारण था। ओके, तो आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं कि द्विराष्ट्र क्या है? द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है? द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है? क्वेश्चन है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है आपका, ठीक है ना। देखिए, शीत युद्ध के समय 1945 से 91, 1945 में शुरू होता है, 91 तक चलता है। यहाँ पर 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना था। 2 अलग अलग गुट में विश्व विभक्त हो गया, पूरे विश्व को 2 भाग में बांट दिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका, एशिया, ठीक है ना, सोवियत संघ, ठीक है। एक का नेतृत्व सोवियत संघ, दूसरे का अमेरिका कर रहा था। इसी से द्विध्रुवता कहा जाता है और इसी को द्विराष्ट्र कहा जाता है, द्विराष्ट्र सिद्धांत कहा जाता है। दोनों को अलग अलग, दोनों के मत अलग अलग, दोनों का प्रभाव अलग अलग और दोनों के मत ध्रुव अलग अलग, इसी को द्विराष्ट्र सिद्धांत कहा जाता है। द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है? तो जब शीत युद्ध शुरू हुआ तो ये पूरे विश्व 2 भाग में बट गया, सोवियत संघ, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, और दोनों का अलग अलग विस्तार शुरू हुआ था, जिसे द्विराष्ट्र के नाम से जाना गया, ठीक है ना। हो गया क्लियर। और ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है हम लोग का कि भारतीय राजनीति में कांग्रेस प्रभुत्व के से आप क्या समझते हैं? भारतीय में कांग्रेस का प्रभुत्व क्या था? ठीक है, ये था आपका, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन अभी हम लोग कांग्रेस के बारे में पीछे अभी जस्ट पढ़े हैं, तो ये से आप लोग लिख लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य क्या है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग के विकास पर जोर दिया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया? उद्योग धंधे पर जोर दिया गया, उद्योग धंधे पर ध्यान दिया गया, बिल्कुल भारी उद्योग पर, ठीक है। पहली योजना का मूल मंत्र था धीरज, ठीक है ना, थोड़ा सा धीरज रखिए, ठीक है ना। लेकिन दूसरी योजना का क्या था? कोशिश को तेज करना, सकारात्मक बदलाव लाना, तेजी से आगे बढ़ना, ठीक है ना। इसके लिए हर संभव प्रयास करना जिसके बदलाव की बात तय की जा सके, ठीक है ना। सरकार ने देशी उद्योग को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगा दिया,
आयात के ऊपर में भारी शुल्क लगा दिया और संरक्षण की नीति को निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योग को बढ़ाने का मदद मिला, इसे आगे बढ़ाया। मतलब सीधी सीधी बात है कि दूसरे वाले बात में बात किया जाए तो क्या किया गया, तो दूसरे वाले को बिल्कुल द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बिल्कुल बात किया गया किसे, तो इसे बढ़ाने की बात किया गया, व्यापार को बढ़ाने की बात किया गया, देश में विकास के लिए बात किया गया, देश को विकसित रूप से आगे बढ़ाने की बात की गई। ठीक है ना। अगला एक और क्वेश्चन है कि आर्थिक न्याय क्या है। आर्थिक न्याय क्या है, आर्थिक न्याय क्या है, आर्थिक न्याय क्या है, आर्थिक न्याय क्या है। ठीक है ना। आर्थिक न्याय से तात्पर्य समाज में बराबरी का प्रयास करना। आर्थिक न्याय से तात्पर्य क्या है, समाज में बराबरी का प्रयास करना, किसी के पास अनुकूलित संपत्ति न हो, ठीक है, कोई भूखमरी से ना पड़े। मतलब आर्थिक न्याय का मतलब था कि जैसे होता है ना, किसी के पास में बहुत से कोई खाते खाते मर रहा है, कोई बिना खाए हुए मर रहा है, कोई खाते खाते मर रहा है, कोई बिना खाए हुए मर रहा है। तो ऐसा ना हो, सबके पास बराबर हो, यानी बराबरी का बात हो। ठीक है ना, सबके पास में बराबर संपत्ति हो, सब एक साथ जिए, सब एक साथ रहे। ठीक है ना, कि सबको एक साथ मिले। ठीक है ना, हर चीज। तो मूलभूत आवश्यकताओं को उपलब्धता के सरकार सभी नागरिकों को हो, इसके लिए आर्थिक न्याय की नीति बनाई रखा गया। ठीक है ना। चलो जो पीली क्रांति से आप क्या समझते हैं। देखिए पीली क्रांति जो है ना, ये सरसों का लेकर हुआ था। ठीक है ना। तिलहन की फसल में अद्भुतपूर्ण उत्पादन लक्ष्य रखने हेतु पीली क्रांति किया गया था। तिलहन का जो फसल है उसे बनाने के लिए, उसे रखने के लिए, उसे भारत में तिलहन उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हुआ। और यह सरसों, तीसी, राई, कुसुम और सूर्यमुखी द्वारा तेल निकालने का प्रारंभ किया गया, शुरुआत किया गया। ठीक है ना। यह पीली क्रांति सरसों को लेकर किया गया था, जिसे पीली क्रांति का नाम दिया जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि दक्षेस क्या है। दक्षेस क्या है अगला क्वेश्चन में। ठीक है ना। दक्षेस क्या है, देखिए दक्षेस का मतलब क्या है, साउथ आसियन एसोसिएशन ऑफ एनर्जी कॉर्पोरेशन बताया था आपको। ये 8 दक्षिण एशियाई देशों का समूह है, इसमें 8 देश मिले हुए हैं। ठीक है ना। इसका 16वां शिखर सम्मेलन भूटान का राजनीति थिम्पू में 28 से 29 अप्रैल 2010 को संपन्न हुआ। ठीक है ना, 28 से 29 अप्रैल 2010 को संपन्न हुआ। और इस संगठन में भारत, भूटान, अफगानिस्तान और मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश आदि सदस्य थे। इसे 8 दिसंबर 1985 को स्थापना किया गया। 8 दिसंबर 1985 को, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है ना, 8 दिसंबर 1985 को किया गया था। ठीक है ना। दक्षेस क्या है, दक्षेस क्या है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है ना, दक्षेस क्या है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं कि बहुदलीय व्यवस्था क्या है। बहुदलीय व्यवस्था क्या है, बहुदलीय व्यवस्था क्या है। तो देखिए बहुत से दल सहयोग से प्रशासन चलाना बहुदलीय व्यवस्था कहलाता है। बहुत से दल मिलकर एक प्रशासनिक व्यवस्था को चलाए तो इसे बहुदलीय कहते हैं। जैसे भारत में कांग्रेस गठबंधन बहुदलीय व्यवस्था द्वारा सरकार चलाई जा रही थी, महागठबंधन, ये सब क्या है, बहुदलीय व्यवस्था है। सिंपल सा आंसर इसका। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से आप क्या समझते हैं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से आप क्या समझते हैं, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से आप क्या समझते हैं। जब जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन में भाग लेकर सरकार चुनी जाए तब उसे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहते हैं। भारत में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, यह जनता को मतदान का अधिकार प्राप्त है। वह अपनी मर्जी से अपना संसद विधायक चुन सकता है, कुछ भी काम कर सकता है, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। ठीक है ना, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की संभावना है। ठीक है, मतलब कि अपनी मर्जी से कोई भी सरकार को चुन सकते हैं हम लोग, किसी को भी वोट, तो हमारी मर्जी है, जो हमें अच्छा लगे, जो हमें अधिकार हो, उसे वोट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है, चलो कि चिपको आंदोलन पर टिप्पणी लिखे। अभी आपको चिपको आंदोलन कितना बार समझा दिए, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि भूमंडलीकरण तापन क्या है। भूमंडलीकरण तापन, देखिए विज्ञान के बढ़ते कदम के कल कारखाने, मोटर वाहनों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। इसके द्वारा उत्पन्न धुआं गर्म वातावरण को गर्म करता गया, पृथ्वी को गर्म करता गया। ठीक है ना। और इसी गर्म के कारण ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी गर्म होती गई। इसी के कारण भूमंडलीय तापन, यानी कि पृथ्वी के गर्म होने के कारण भूमंडलीय तापन कहा गया, इसे भूमंडलीय तापन इसी का नाम दे दिया गया। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सामूहिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं। सामूहिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं ना, ये सारे क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में। सामूहिक सुरक्षा, सामूहिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, सामूहिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं। ठीक है ना, क्या समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हम लोग का। ठीक है,
सामूहिक वर्ग के खतरे से आज़ादी सामूहिक सुरक्षा है। मैंने क्या, एक ग्रुप बना है ना, हम लोग का समाज है, तो उससे कोई खतरा ना हो, उससे हम आज़ाद हैं, तो उसी को तो सामूहिक सुरक्षा कहते हैं। मानव का अस्तित्व और देश के जीवन खतरे से भरा हुआ है, इस खतरे से मुक्ति का मतलब है सामूहिक सुरक्षा, ठीक है ना। यानी हमारा जीवन को खतरे से मुक्ति का मूल्य कारण क्या है, सामूहिक सुरक्षा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की बात की, शीत युद्ध क्या है। बिना शीत युद्ध सबको याद होगा कि बिना हथियार के मतभेद से वाक्य द्वंद्व द्वारा युद्ध किया जाए, उसे शीत युद्ध के नाम दिया गया। ये क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन, गुट निरपेक्षता क्या है। गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है। अरे दूसरे देखिए लिखे हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात में विश्व 2 गुटों में बच गया। पश्चिमी देश के एक गुट था, दूसरा साम्यवादी देशों का गुट था। दोनों महाशक्तियों के ने भारत को अपने पीछे लगाने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन भारत ने किसी के पीछे नहीं गया, ठीक है ना। इसी को गुट निरपेक्षता का नाम दे दिया गया। कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति 1991 में अचानक बिखर गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1991 में दूसरी महाशक्ति अचानक बिखर गई। सोवियत संघ वहाँ अक्टूबर 1917 की जो क्रांति हुई उसके बाद में चली आ रही साम्यवादी व्यवस्था का अंत हो गया, और इस घटना से के अनेक कारक उत्तरदायी थे, और जिससे यह प्रमुख कारण कौन कौन थे, राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं की आंतरिक कमजोरियाँ, ठीक है ना, राजनीतिक कमजोरी, ठीक है ना, बिखरने का कारण, हथियार की पागल दौड़ में शामिल होना है, ये सब क्या था, उसके बिखरने का कारण था, ठीक है ना। ये कारण से वो बिखर गया, खत्म हो गया, ठीक है ना, ये याद कर लीजिएगा बिल्कुल, ठीक है। भूमंडलीकरण आपको पीछे समझा दिए हैं। और वायु प्रदूषण पे एक टिप्पणी लिखा, वायु प्रदूषण क्या है। देखिए, वायु प्रदूषण में जितने भी हम लोग धुआं करते हैं, वायु प्रदूषण करते हैं, धूल धुआं, मोटरसाइकिल से निकला हुआ धुआं, चूल्हा से निकला हुआ धुआं, चिमनियों से निकला हुआ धुआं, ठीक है, सब वायु प्रदूषण का काम करते हैं, जिससे हृदय रोग, दमा रोग आदि सभी भयानक रोग भी होते हैं। हमारा जीवन मतलब ये प्रदूषण के कारण काफ़ी ज़्यादा समस्या से गुजरता है, वायु प्रदूषण कहलाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है 10 नंबर, कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, तो ध्यान समझिएगा। मानव अधिकार का तो मतलब मानव अधिकार, हिंदी में से मानव अधिकार कहते हैं कि मानव अधिकार सब कहते हैं। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल मतलब मानव अधिकार। तत्पर क्या है, दबले कुचले कमज़ोर लोगों को जीने का अधिकार प्राप्त करना। जो छोटे लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, जिसके पास संपत्ति नहीं है, पैसे नहीं है, उन्हें जीने का अधिकार प्रदान करना। मानव अधिकार संगठन की ऊद के मारे गए लोग और इसी तरह के असामाजिक कृत्यों से प्रति आवाज़ उठाकर द्रौपदी पर कार्रवाई करना, ये क्या था, मानव अधिकार था, ठीक है ना। भारत पाक संबंध के प्रारंभ में तनावपूर्ण उतार चढ़ाव आ रही थी, जिसके कारण ये मतलब प्रक्रिया किया गया। ये क्वेश्चन आप लोग का है। ये दूसरा क्वेश्चन के भारत और पाक के संबंध पर एक टिप्पणी लिखे। तो ये भारत और पाक में जो तनाव के कारण उतार चढ़ाव हो रहा था, और इसी को हम क्या कहते हैं, भारत और पाक के बीच के युद्ध कहते हैं, ठीक है ना। नीचे आपका दिए गए है, इसे आप लोग थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा।